नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। और जो संविधान है इसका मेरे मन में इसलिए विचार आया क्योंकि अभी पिछले वर्ष 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो उससे पूर्व ये राजनीतिक चर्चाएं बहुत ज़्यादा चलती रहीं कि एक पार्टी कह रही थी कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो दूसरी पार्टी कह रही थी कि हमें इस संविधान को बचाना है। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सुनाई दी। लेकिन हमें राजनीतिक बातों से अलग होना होगा और हमें इसकी विशेषता के बारे में जानना होगा कि संविधान हमारे लिए कितना विशेष है। और सच में प्यारे दर्शकों, जिस तरह से हम अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं जैसे गीता, कुरान या बाइबल, इन पुस्तकों को तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हमें संविधान जैसी पवित्र पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए जो हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान में। अब जो भारत का संविधान है ये है तो बहुत बड़ा, क्योंकि इस संविधान में है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब संख्या में ये अनुच्छेद तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि अगर माना कोई संशोधन करके या जब भी हमें कोई नए अनुच्छेद की आवश्यकता होती है तो इन्हीं में ऐड किया जाता है उनको। जैसे माना अनुच्छेद 2 है और इसमें हम जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 2 का 2 खा, इस तरह से किया जाता है। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो इसी प्रकार से हैं। और इस अनुच्छेद को क्योंकि अब 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, तो इसको इसलिए हमें इसको आसान करने के लिए जो अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया है। तो आज हम इसका पहला भाग जानेंगे और पहले भाग में इसके 4 अनुच्छेद हैं। तो आइए जानते हैं इन अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ, अब देखो यहां पर जो संघ शब्द है, भारत के लिए संघ शब्द का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा देश है वहां पर एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था हमारी अमेरिका में भी है और हमारे भारत में भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है। अब कैसा परिवर्तन है कि जो अमेरिका का संघीय शासन व्यवस्था है वो है फेडरल, और जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है वो है यूनियन। अर्थात इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां के जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग नागरिकता हो सकती है। लेकिन जो हम और यहाँ पर जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें क्या किया गया है कि राज्यों के समूहों का समझौता किया गया है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जो हमारा जो भारत है इसको आसानी में ऐसा समझेंगे, भारत संघ के जितने भी राज्य होंगे सभी राज्यों की नागरिकता एक ही होगी। क्योंकि आप इसको इस तरह समझेंगे तो सबसे पहली बात है जो संघ शब्द है, यहां पर संघ, तो संघ, अब इस संघ में लिखा क्या गया इस अनुच्छेद में कि भारत अर्थात इंडिया, जो संघ में इसका नाम, हमारे संघ का नाम रखा गया है भारत अथवा इंडिया, क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों का संघ होगा, सभी राज्यों का संघ होगा। और दूसरा इसमें लिखा गया है राज्य क्षेत्र। अब देखो जो राज्य होंगे कौन, इसके राज्यों का क्षेत्र, क्योंकि भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये राज्य कौन, हम किन को मानेंगे, जो भारत के राज्य होंगे, तो उसको इस तरह से समझेंगे
कि जैसे मैंने अभी अनुच्छेद के बारे में बताया, उससे पहले बताया आपको कि अनुसूचियों का भी उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। तो संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो पहली अनुसूची है, उनमें ये जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं उनका उसमें उल्लेख किया गया है, उनके नाम का उल्लेख किया गया है, उनके कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और ये भी उसमें उल्लेख किया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन हमारा राज्य बना है। ठीक है, तो ये मतलब हमारा कोई भी राज्य जो होगा उसका अनुसूची, जो पहली अनुसूची होगी उसमें उसका उल्लेख होगा। पहली 19 मतलब कहने का मतलब यह है कि पहली अनुसूची में जितने भी राज्यों का उल्लेख होगा वो भारत के राज्य क्षेत्र माने जाएंगे। अब जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन हैं, जैसे जो हमारे वर्तमान में जो राज्य हैं, एक तो वो हो जाएंगे जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जितने भी हैं ये हमारे राज्य क्षेत्र होंगे। और दूसरे वो होंगे जो छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दो ये हो जाएंगे। और तीसरा, अगर इनके अलावा कोई नए राज्य को अर्जित किया जाता है और उसका उल्लेख पहली अनुसूची में किया जाता है तो वो भी भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। ठीक, अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश यानी कि जो अभी हमने अपने राज्य क्षेत्रों के बारे में जाना, जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं वो तो हैं ही जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं, लेकिन उसके अलावा जिनका अभी तक पहली अनुसूची में उल्लेख नहीं है और उनको हमारे राज्य क्षेत्र में उनको भी जोड़ा जाता है तो वो भी हमारे राज्य माने जाएंगे, वो भी हमारे राज्य माने जाएंगे और उनको हमारे अनुसूची 1 में उनका उल्लेख किया जाएगा, विस्तार से किया जाएगा कि मतलब वो कितना राज्य क्षेत्र है, कौन से संशोधन के तहत आया है, उस क्षेत्र का, उस राज्य क्षेत्र का नाम क्या है, वो सारा उसमें उसका उल्लेख किया जाएगा। अब इसका उदाहरण है जैसे सिक्किम, क्योंकि सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन वर्तमान में अधिनियम 1975 के तहत 26 अप्रैल 1975 को इसे हमारे भारत में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है तीसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम इतना समझेंगे नए राज्य। अब नए राज्य हम कैसे समझेंगे, जैसे यहां पर भी नए राज्य हुए थे, लेकिन यहां पर नया राज्य हमें किनको मानेंगे, नए राज्य हम उन्हीं को मानेंगे जो वर्तमान में हमारे राज्य, मतलब पहले से ही जो हमारे भारत के राज्य हैं उन्हीं राज्यों को या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को अलग करके नया राज्य बनाना, या एक राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर नए राज्य को बनाना, ये चीज इसमें आएंगी। ठीक है, और इसके जो राज्यों के क्षेत्र होंगे, सीमाएं होंगी या नाम होंगे, उनमें संसद विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है। और जैसे हमारे हुआ भी ऐसा, जैसे पहले हमारे जो राज्य थे पहले 2000 से पहले तो हमारे थे 25 राज्य, और 25 राज्य जो साधारण हमारे राज्य होते हैं 25 राज्य थे, और उसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके वो भी एक नया राज्य बनाया गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया।
इस तरह से हमारे देश में उस वक्त 28 राज्य हो चुके थे। और जो हमारे राज्य हैं इनका नामों का भी परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। अब जो चौथा अनुच्छेद है, इसमें जो शब्द लिखे गए हैं थोड़ा कठिन होंगे, जरा अगर आप इनको देखेंगे तो इसके थोड़ा शब्द कठिन लग रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो अनुच्छेद 2 अर्थात ये है, अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब ये जो जब यहां पर भी नया राज्य बन रहा है और यहां पर भी, चाहे हमने भारत के अलग राज्य को जो हमने अर्जित किया है और भारत के राज्य में परिवर्तन करके एक नया राज्य जो अर्जित किया है, जो संशोधन इनमें हुआ है, ठीक है, उस संशोधन का यहां पर बात हो रही है। अर्थात ये 2 और 3 अनुच्छेद का यहां पर जिक्र हो रहा है। तो जब ये नए राज्य बनेंगे तो इसमें लिखा है अनुसूची 1 पहली और अनुसूची चौथी। अब अनुसूची पहली तो इसलिए आ रही है क्योंकि आप इसके बारे में पहले जान चुके हैं कि किसी भी राज्य का उल्लेख जो है अनुसूची 1 में हो जाता है। और दूसरा की जो चौथी अनुसूची है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जो चौथी अनुसूची होती है, जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनके इसमें स्थान दिए जाते हैं कि कितनी वहां पर मतलब कितनी सीटें वहां पर होंगी, किसी भी राज्य में कितनी सीटें होंगी। तो उसका किसी भी राज्य अलग अलग सीटें होती हैं विधानसभा, वो राज्यसभा की, तो उनका जिक्र चौथी अनुसूची में किया जाता है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। तो ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो शर्तें हैं, इन शर्तों के संशोधन के लिए जो मतलब बहुत आवश्यक होते हैं, और उसका फर्क अगर अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव मतलब उसके संशोधन में जो भी प्रभाव होगा, मतलब संसद क्या होगी कि संसद विधि के द्वारा इसमें संशोधन कर सकती है। वो भी सामान्य उससे संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, इस संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आज हमने भाग 1 जाना, और प्यारी ऑडियंस, अगर मैं आपको समझाने में अगर थोड़ा सा सक्षम हूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।